चलो तो आज हम लोग वर्ग 10वीं के साइंस में और खास तौर पर फिजिक्स के चैप्टर 1 और 2 से संबंधित जो कुछ मुख्य प्रश्न हैं उसको गौर से देखेंगे, साथ ही समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1 से आते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। यदि नियम पूछा जाए कि कौन कौन से नियम है, तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम यदि पूछा जाए क्या है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये क्या है? 2 नियम है इसके प्रकाश के परावर्तन के। इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में रहेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम याद रखेंगे। दूसरा है प्रतिबिंब के प्रकार लिखे, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ से प्रश्न ऐसा रह सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे दिखाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखाया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं दिखाया जाता है, पर्दे पे नहीं दिखाया जाता है। दूसरा है ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि पर्दे ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके अलावा यदि पूछा जाए अंतर, तो वास्तविक प्रतिबिंब को एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। डॉट डॉट करके इस तरह का रेखा से हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को दिखाते हैं। आगे देखेंगे दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बायां का दायां दिखना। यदि कोई हम बायां हाथ को दिखाएंगे दर्पण में, तो वो दाहिना हाथ के जैसा दिखता है। जैसे कि यदि पी लिखे ऐसे, तो दर्पण में पी इस तरीके से दिखाए, यानी बायां का दायां। यदि लिखेंगे ई ऐसे लिखेंगे, तो दर्पण में दिखाएगा इस तरीके का, यानी बायां का दायां दिखता। तो याद रखना है कि दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी बायां का दायां, दायां का बायां। इसके अलावा है गोलीय दर्पण कैसे गोले से बना होता है, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले से बना होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले से बना होता है, मतलब गोला जो होता है बीच में बिल्कुल खोखला होता है। इसके अलावा है गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण के यहाँ 2 प्रकार है, एक अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। खोखले गोले से बनता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण है। पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये एक खोखले गोले का भाग है। यदि बाहर से इसको हम लोग रंगते हैं, तो ये गड्ढा वाला में हम लोग देखने का काम करेंगे, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। जबकि यदि देखने का काम हम लोग उठा हुआ भाग से करते हैं, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। याद रखना उत्तल और अवतल दर्पण किस तरीके का होता है, उठा हुआ होगा, हाँ, उभरा हुआ भाग यदि रंगा है तो अवतल दर्पण, यदि उभरा हुआ भाग बिना रंगा हुआ है तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। इसके अलावा देखिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, हम लोग सूत्र पढ़े होंगे। F बराबर होता है R/2, या नहीं तो R बराबर रहेगा तो 2F
यानी r त्रिज्या ज्यादा होता है फोकस दूरी से, यानी फोकस दूरी का जो फोकस दूरी दिया रहेगा तो और त्रिज्या निकालना रहेगा तो 2 से हम गुना करेंगे, जबकि त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी ज्ञात करना है तो उसमें 2 से भाग देते हैं। यानी याद रखना f बराबर होता है r/2, नहीं तो वही r बराबर 2f। इसके आगे देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं त्रिज्या। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो कि वक्रता त्रिज्या हो, दोनों ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस वाला होगा। यदि फोकस दूरी दिया रहेगा तो माइनस में दिया रहेगा, जैसे कि -6 है, ये हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या। यदि प्लस में रहता है लिखा हुआ तो हम समझेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, तो जैसे कि पहला उपयोग हम लोग जान सकते हैं हजामती, मतलब नाई लोग जो दर्पण का यूज करते हैं, यानी हम लोग जो मुंह देखने का काम करते हैं वो दर्पण हजामती दर्पण क्या होता है, अवतल होता है। इसके अलावा डॉक्टर सब इसका उपयोग करता है नाक का देखने में या गला देखने में या कान देखने में, जो डॉक्टर यूज करते हैं तो वो दर्पण भी अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा टॉर्च सब में होता है अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा सौर भट्ठी का उपयोग भी इस रूप में अवतल दर्पण के रूप में ही होता है। यदि हेड लाइट है, गाड़ी में हेड लाइट लगा होता है, वो सब भी क्या होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग याद रखना है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब होता है, मिरर मतलब वही दर्पण, यानी बगल का जो कोई गाड़ी है उसको उसके बगल में एक दर्पण लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, यानी बगल वाला जो दर्पण होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो कोई व्यक्ति है उसको उस साइड मिरर में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई आगे पीछे आ तो नहीं रहा है। तो साइड में लगा हुआ जो दर्पण होता है उसे साइड मिरर का कहते हैं, और उसमें जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। याद रखेंगे साइड मिरर को। साइड मिरर कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। प्रश्न 10 को देखेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र याद रखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v यहाँ पे होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी और f होता है फोकस दूरी। ये याद रखेंगे, किसका सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसके अलावा देखेंगे आवर्धन, जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, m से इंडिकेट करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है m बराबर -v/u। कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। याद रखें -v/u होता है। आगे प्रकाश की किरण गमन करता है, तो निश्चित तौर पे याद रखें गमन मतलब होता है चलना। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सीधी या कह सकते हैं सरल रेखा में। तो प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखेंगे प्रकाश की चाल क्या होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, या तो कह सकते हैं उसी को वायु में। अब कितना होता है, तो प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या दूसरा कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। या तो ऐसे ऑप्शन आ सकता है, या तो 3 लाख रहेगा। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल होती है, किसमें, वायु में। यानी वायु में या तो रह सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, और वो भी इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे फोकस दूरी 20 cm है,
तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो बताए थे वक्रता त्रिज्या ज्यादा होता है। जैसे कि वृत्त में व्यास का आधा होता है त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या का आधा होगा उसकी फोकस दूरी। यदि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दिया 20 cm, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, मतलब 2 को f से गुना करेंगे, क्योंकि f फोकस दूरी f बराबर दिया 20 cm, इसलिए 2 गुने 20 बराबर हो जाएगा 40 cm। यदि फोकस दूरी 20 cm है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 cm। यदि वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 20 रहता तो फोकस दूरी निकालना होता तो f बराबर r/2 यानी 20 का आधा तो 10 होता। इसको याद रखेंगे, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न रहेगा। आगे है, गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी जो हम मापेंगे वो दर्पण किस भाग से मापते हैं, तो ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, यदि यहाँ पे ये दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, सबसे बीच वाला जो बिंदु होता है उसे हम लोग पी पोल मतलब ध्रुव कहते हैं। तो कोई भी दूरी या तो यहाँ से फोकस दूरी नापे या तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या की दूरी मापे, क्या होगा, सभी हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। तो याद रखना है, गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी जो मापेंगे वो ध्रुव से मापेंगे, जिसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा प्रश्न 16 को देखेंगे, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तन क्या कहलाता है। तो प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से पानी में जाए या पानी से हवा में जाए तो क्या होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, या प्रश्न रहेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके दिशा में परिवर्तन होता है, या तो वस्तु की दिशा मुड़ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, एक क्या है, गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, इसमें यदि एक पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल क्या दिखाई देता है, हमें टेढ़ा दिखाई देता है कि पेंसिल टेढ़ा है, जबकि पेंसिल सीधा रहता है। तो यह किसका उदाहरण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। इसके अलावा देखिए, पानी में प्रकाश की चाल क्या है, तो पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पानी प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि वही शीशा में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको याद रखेंगे। जबकि यहाँ देखे थे वायु में प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर, सबसे ज्यादा वायु में है यानी हवा में, इसके बाद क्या होती है पानी में, और इसके बाद शीशा में होता है। आगे देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो देखे थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं। इसमें भी पहला नियम होता है, जैसे उसमें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। इसके भी ऐसे ही नियम है। पहला जो नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा हो जाएगा अपवर्तित किरण और अभिलंब। तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। जबकि दूसरा नियम है इसमें स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ये 2 नियम है इसमें प्रकाश के अपवर्तन में। इसके अलावा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखें हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, यानी जितने भी वस्तु हैं उसमें हीरा ही सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला है, यानी सबसे ज्यादा कठोर भी है। इसको याद रखेंगे। स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम के लिए सूत्र है sin I बट्टा sin R। ये स्नेल का नियम का ये सूत्र है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है प्रिज्म में सतहों की संख्या। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। इसके अलावा प्रिज्म में जो सतह होती है या प्रिज्म का जो कोण होता है, कोण का नाम होता है अपवर्तक कोण। वो कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का। प्रिज्म के अपवर्तक कोण 60 डिग्री के होंगे। आगे लेंस के प्रकार कितने हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। याद रखेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है तो देखेंगे, यदि बीच में उभरा हुआ भाग है तो उसको लेंस कहते हैं उत्तल लेंस, और यदि बीच में गड्ढा है और किनारे में मोटा है तो उसको कहते हैं अवतल लेंस। ये हो जाएगा अवतल लेंस और ये हो जाएगा उत्तल लेंस। इसको याद रखेंगे। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस। अपसारी का अर्थ होता है फैलाना, मतलब यदि अवतल लेंस पर प्रकाश पड़ता है तो वहां पड़ने के बाद चारों ओर फैलता है, जबकि उत्तल लेंस पर यदि प्रकाश पड़ता तो एक जगह सिमट जाता है। नहीं, प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस अभिसरित करती है, यानी एक जगह सिमटती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरण को फैलाता है या अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। लेंस सूत्र क्या है तो हम यहाँ पे देखे थे, दर्पण सूत्र था 1/v + 1/u = 1/f। इसमें थोड़ा सा मात्र अंतर, उसमें दर्पण में याद रखना प्लस वाला होगा और लेंस में माइनस वाला हो जाता है, इसलिए 1/v - 1/u = 1/f। ये हो जाएगा लेंस सूत्र। अब यहाँ पे v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी, और f होता है ये फोकस दूरी। प्रश्न 27 को देखेंगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो SI मात्रक में हो जाएगा मीटर इनवर्स। मीटर यानी m⁻⁻1 ये लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, जबकि प्रचलित मात्रक जिसका यूज ज़्यादा होता है उसे हम लोग डायऑप्टर कहते हैं। डायऑप्टर लेंस का प्रचलित मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर है, जिसे हम लोग D से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल D से। जबकि इसका SI मात्रक होता है मीटर इनवर्स, या कह सकते हैं 1D = 1 मीटर इनवर्स, ये होता है। आगे यहाँ प्रश्न है, लेंस की क्षमता यदि 5D है, जब ये प्लस वाला आएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अब पूछा है कैसा लेंस है, यदि इसका क्षमता 5D है तो लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगी। जबकि फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी के लिए लेंस की क्षमता के लिए सूत्र है P = 1/f। यहाँ पे लेंस की क्षमता यानी P का वैल्यू दिया हुआ है, तो हो जाएगा P का वैल्यू देंगे +5 = 1/f, और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बराबर क्रॉस गुना ये सूत्र होता है P = 1/f। तो f यहाँ पे आएगा तो 1/ हो जाएगा 5। एक का अर्थ यहाँ पे 1 मीटर से होता है, तो 1 मीटर में सेंटी कितने? 100 सेंटीमीटर, इसलिए 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस, और लेंस पूछा जाए कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस में प्लस वाला और अवतल लेंस में माइनस वाला होता है। इस तरीके का प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा में आसानी से हल कर सकें।